Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with a new chapter, chapter number 2, Final Accounts of Partnership Firm. We have already completed chapter number 1, Introduction to Partnership, and chapter number 3, Valuation of Goodwill. ये दोनों चैप्टर मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. आई होप यू हैव सीन दिस. Now I am going to start the new chapter, that is final accounts. और you can use the word final accounts की जगह पे आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना चाहते हो, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच आई एम गिविंग. अब आज पहले पार्ट में हम क्या सीखेंगे? फर्स्ट वन, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंट्स होता क्या है और पार्टनरशिप फर्म के लिए ये बनाना जरूरी क्यों है, और एक और चीज कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए. ऑन अ सेम नोट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम स्पेसिमेन ऑफ अकाउंट्स. जैसे कि इसमें टोटल 5 या 6 आपके जो भी अकाउंट्स आने वाले हैं, डिपेंड्स कि किस तरह से एग्जाम्पल में आपको पूछा होगा. तो ये 6 के 6 जो सम है उसके हम स्पेसिमेन, दैट मीन्स परफॉर्मा देखेंगे. तो अगर आपको परफॉर्मा याद है, सो यू कैन स्कोर इजीली 11 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो इलस्ट्रेशन के सम हम इस चैप्टर के नहीं करेंगे. वी विल डायरेक्टली मूव टू एक्सरसाइज सम्स. इलास्ट्रेशन के सम आपको खुद अपने हिसाब से करने हैं, मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइज के सम करवाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ओके, द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ मच मार्क्स आर अलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो एज पर गुजरात बोर्ड, GACB बोर्ड, टोटल 11 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एक सम करो, सीधे 11 मार्क मिल जाएंगे. ओके, यहाँ पे ना तो आपको MCQ करना है, ना तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करना है. 2 मार्क में, 3 मार्क में, 5 मार्क में, 8 मार्क में कुछ नहीं आने वाला. सीधा सेक्शन F में एक सम आएगा और वो आपको सीधा 11 मार्क्स देके चला जाएगा. ओके, तो बेटर है कि अगर आप 3 या 4 मार्क के लिए इतने सारे एपिसोड्स हम देखते हैं और इतने सारे पार्ट्स देख के कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 11 मार्क्स इस चैप्टर से अगर आपको मिल गए तो सीधा स्कोरिंग सब्जेक्ट अकाउंट्स में आप इजीली 100 में से ये 11 आराम से ले पाओगे. पर ये कब आएंगे? जब आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखोगे, इसको समझोगे. अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से एक बार देखोगे, और फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो क्या करोगे? जस्ट मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन. कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूंगा कि उसके रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में ही क्लियर हो जाए, या तो फिर उसके रिलेटेड मैं नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा. ओके, सो आई एम गेटिंग मैनी मैसेजेस फ्रॉम दी स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ओवर गुजरात, और वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा सुझाव है कि जिससे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं मेरे ऑनलाइन सेशंस में, सो जस्ट सजेस्ट मी, बिकॉज आई एम रेडी टू हेल्प यू. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये चैनल को पर्टिकुलर फॉलो करोगे तो यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन GACB board exams. Okay, so let's start it. Now, why financial accounts for partnership firm? So first one, as you have prepared the financial accounts for sole proprietorship, तो सोल प्रोप्राइटर के लिए जैसे आप अकाउंट्स क्रिएट करते थे फाइनल अकाउंट्स, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती थी? एक चीज तो आ जाती थी आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा सीधा यहाँ पे कौन सा आ जाता था? बैलेंस शीट आ जाता था. पर अब यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि वहां पे तो क्या था कि सोल ओनर था, एक ही ओनर था, तो सारा प्रॉफिट या तो फिर सारा लॉस जो भी उसको बेयर करना था वो अकेला लेके चला जाता था. पर अब तो यहाँ पे पार्टनर आ गए, तो पार्टनर आए तो पार्टनर को हमें प्रपोर्शन वाइज प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा.
So for that particular we are adding 3 more accounts. कौन कौन से? First one profit and loss appropriation account and second is partners capital account and third one that is partners current account. अब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिक्स कैपिटल मेथड ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके रिलेटेड में परफॉर्मा में कौन कौन सी चीजें आती है वो करनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को याद नहीं रहता कि या तो फिर लास्ट में टोटल नहीं होता, पर अकाउंटिंग सब्जेक्ट कैसा है कि जैसे अगर आपकी कोई एक अकाउंट में गलती हुई है तो रेट्रोस्पेक्टिव ये इस इफेक्ट दूसरे अकाउंट्स पे लगती चली जाएगी, पर जितने भी आपने स्टेप्स करेक्ट किए होंगे उनके तो आपको मार्क मिलने ही वाले हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आप परफॉर्मा के हिसाब से चलोगे तो आप एटलीस्ट 8 या 9 मार्क्स तो 11 में से स्कोर कर ही पाओगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू विल पुट मोर अटेंशन टूवर्ड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो जस्ट आज से शुरू कर लो, डेली में एक वीडियो अपलोड करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, फॉलो करते रहो। 5 या 7 दिन में पूरा चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी कैन नेक्स्ट वीक तो नहीं, 10 दिन के बाद वी कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो जस्ट फॉलो दिस, सो यू आर गोइंग टू स्कोर 11 मार्क्स आउट ऑफ 11। पर करना क्या है, पहले से लेके आखिरी तक वीडियो पूरा देखना है। Let's start. First one, the most important one and the first one, that is trading account. Now here it is a specimen for the trading account. एक तो आपको ये पता है this is called as accounts, और अकाउंट के अंदर कौन सी चीजें आती है? फर्स्ट वन that is particulars, amount. ये आपको ड्रॉ कर देना है और एक साइड क्या लिखोगे? डेबिट लिखोगे और एक साइड क्रेडिट लिखोगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये सीधा ऊपर टाइटल लगा देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पर जब आपका स्कोर 90 मार्क्स के प्लस जाता है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या चेक करते हैं, ये जो अगर आपने टाइटल लिखा है यहाँ पे, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, तो स्पेसिमेन जब आप ड्रॉ करो तो उसके साथ इसका टाइटल भी लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31st March 2020 या 21 ऑफ मिस्टर एक्स। ये जिसका नाम होगा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ईयर आएगा। ओके, तो अब समझो ये चीज कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले हमेशा याद रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज आएगी? ओपनिंग स्टॉक आएगा। अब ओपनिंग स्टॉक आपको कहां से मिलेगा? जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा वो इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो आप ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट आएगा परचेज। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है? ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। मतलब आप एक रॉ मटेरियल लाते हो तो वो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन फिनिश गुड्स में होता है, तो उसके रिलेटेड जो भी आपको एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे कहां पे आ जाएंगे? वो सारे आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले जैसे कि आप रॉ मटेरियल लाए, तो आप रॉ मटेरियल ला रहे हो तो वो आपके लिए क्या कहा जाएगा? परचेज कहा जाएगा। तो वो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसमें से अगर आपने कोई भी परचेज रिटर्न किया होगा तो वो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। या तो फिर कोई भी आउटवर्ड आपका गुड्स होगा, जैसे कि गुड्स इन ट्रांजिट है जो आपने रिटर्न भेजा है, आउटवर्ड कर रहे हो कैसे भी हिसाब से, या तो फिर सैंपल में दे रहे हो, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? परचेज में से माइनस होके उसकी फाइनल अमाउंट कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने परचेज किया, कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? फर्स्ट वन वेजेस, ये जो मजूरी होती है वो आपको देनी पड़ेगी, लेबर का वेजेस आपको है वो देना पड़ेगा। देन द कैरेज इनवर्ड। अब ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में। अब कैरेज इनवर्ड मतलब क्या? दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड विद द परचेज। हमने जब गुड्स लिया और वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे पास आ रहा है, उस टाइम में जो आपको उसकी जो मजूरी देनी पड़ती है उसे क्या बोला जाएगा? कैरेज इनवर्ड। मतलब वो जो गाड़ी भाड़ा होगा वो कैरेज इनवर्ड बोला जाएगा। पर
जब आप ये गुड्स सेल करते हो, किसी को बेचते हो, दैट इज रिलेटेड विद द सेल्स एक्सपेंस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ये कहाँ चला जाएगा, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक ही शब्द यहाँ पे एक ही वर्ड चेंज कर देंगे तो आपकी पूरी एंट्री गलत हो जाएगी, जिससे आपका टोटल गलत होगा। नेक्स्ट वन दैट इज रेलवे फ्रेट। अब जैसे कि अगर आप कैरेज मतलब कोई गाड़ी में आपने सामान मंगवाया, अब रेलवे फ्रेट में क्या, रेलवे में आपने कुछ सामान मंगवाया, ट्रांसपोर्टेशन का वे कौन सा था, रेलवे था। तो अगर आप रेलवे में से कोई सामान मंगवा रहे हो तो वो भी कहां पे चला जाएगा, रेलवे फ्रेट में चला जाएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द परचेज एक्सपेंस। नेक्स्ट वन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का और एक्सपेंडिचर होगा तो वो भी इसके अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट वन दैट इज पोर्ट चार्ज। अब पोर्ट मतलब क्या, जैसे कि आपने कोई इंडिया की बाहर से आउटर कंट्री से कुछ गुड्स मंगवाया है और ये समझो कि कोई एक अदानी के पोर्ट पे आके माल आया आपका, और समझ लो कि कंडला पोर्ट पे आ गया, तो कंडला पोर्ट पे अगर आपका सामान आया तो वो पोर्ट पे आने का जो चार्ज है वो भी परचेज के रिलेटेड ही हुआ, तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देन नेक्स्ट वन दैट इज डेमरेज अकाउंट और डेमरेज एक्सपेंस। अब ये चीज क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे पॉट में आपने कोई चीज रखी, अब पॉट में आपने चीज रखी तो उसका एक टाइमिंग होगा, टाइमिंग का ड्यूरेशन होगा। जैसे कि आप फ्री में 100 आवर्स तक रख सकते हो, उसके बाद अगर आप 1 घंटा रखोगे तो 1000 चार्ज लगेगा, 3 घंटा रखोगे तो 3000 चार्ज लगेगा। मतलब आपने जो एक्स्ट्रा टाइम गुड्स वहां पे रहने दिया और उसके रिलेटेड अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हो तो वो कौन सा कहा जाएगा, डेमरेज एक्सपेंस कहा जाएगा। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द परचेज एक्सपेंस। नेक्स्ट वन दैट इज वेरफेज एक्सपेंस। अब वेरफेज मतलब क्या, जैसे कि ये यहाँ पे पड़ा है तो डाक में अगर ये चीज आ रही है तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो इसमें चला जाएगा। मतलब वो डॉकयार्ड पे एक चीज आपकी पड़ी हुई है और वहां से फिर यहाँ पे आने के लिए एक्स्ट्रा जो आपको बाहर निकालने के लिए जो एक्सपेंस देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरफेज एक्सपेंस। नेक्स्ट वन दैट इज प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस में कौन कौन से आ जाएंगे, ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो आपके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में करते हैं वो वाला एक्सपेंडिचर है। ओके, तो पहला क्या आएगा, वन दैट इज प्रोडक्शन वेजेस। जैसे कि आपने कोई चीज प्रोडक्शन की तो उसके लिए जो वेजेस पे किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन द रॉयल्टी, अगर आपने कोई ऐसा गुड्स लिया है और उसके ऊपर आपने रॉयल्टी पे की है तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट वन दैट इज फैक्ट्री एक्सपेंस। अब ये फैक्ट्री एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे, एक तो आ जाएगा फैक्ट्री का आपका रेंट, पर ये रेंट कौन सा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही रेंट यहाँ पे आएगा। Then the taxes related with the production department, electricity expenses related with the production department, fuel expenses related with the production department, coal expenses related with the production department and the gas expenses related with the production department। मतलब जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर जिसका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन हो रहा है, जैसे कि आप एक शर्ट बनाते हो तो ये शर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक या तो आप कॉटन लेना पड़ेगा या तो फिर आप कहाँ से भी कोई कपड़ा मंगवाओगे, कपड़े के ऊपर स्टिचिंग करोगे, फिर उसके ऊपर पॉलिशिंग करोगे, फाइनली उसको टेलरिंग के साथ उसको एक आकार दे दोगे, अच्छे से एक शर्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा, फिर उसको वॉश करोगे, वॉश करने के बाद उसको प्रेस करोगे। तो उसके रिलेटेड जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रेस करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है, इसको धोने में वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है, तो ये सारे कौन से एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो वो सारी चीजें कहां पे आ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। नाउ दैट नेक्स्ट वन दैट इज टू कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब कैसे है कि जैसे कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और वहां पे जो जो मशीनरीज है उसके रिलेटेड अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने पड़े और उसमें ऑयल या तो फिर ग्रीस डालना पड़ा तो वो क्या होगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स होगा। सो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि कंज्यूमेबल स्टोर्स कहाँ पे आता है, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट।
नाउ प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, जो प्लांट में आप ये चीज बनाते हो और उसमें जो भी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देन ये चीज यहाँ पे रहने दो, फिर हम जाते हैं सीधे यहाँ पे। अब वो जो आपका माल रेडी हो गया उसको आप क्या करोगे, मार्केट में बेचोगे। तो बेचोगे तो कहाँ पे डालोगे, सेल्स डालोगे। वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स। उसमें से माइनस क्या होगा, सेल्स जो आपने किया है उसमें से अगर किसी ने आपको गुड्स वापस भेजा तो उसे क्या बोला जाएगा, सेल्स रिटर्न। ओके, और उसके बाद वो माइनस करके जो भी वैल्यू आती है वो आप कहाँ लिखोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट वन दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप। अब स्क्रैप मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई ऐसा गुड्स है जो अच्छी क्वालिटी का नहीं बना, या तो फिर जो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से नहीं बना, टीक्यूएम के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, ये सेल करने की जगह पे आप उसको स्क्रैप में डाल दोगे। पर ये स्क्रैप पड़ा नहीं रहेगा, उसे आप क्या कर सकते हो, किसी भंगार वाले को बेच दो। अगर आपने भंगार वाले को बेचा और उसके ऊपर आपको जो भी पैसा मिल रहा है दैट इज इनकम फॉर द बिजनेस, तो वो कहां पे आ जाएगा, ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, देन द क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक कहां पे आया था, डेबिट साइड आया था, वैसे क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, जिस साइड का भी टोटल ज्यादा होगा उस साइड का टोटल करेंगे, सेकेंड साइड पर टोटल लिख देंगे। क्या ढूंढोगे, ग्रॉस प्रॉफिट या तो फिर ग्रॉस लॉस। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस लॉस। यही चीज आपको ट्रांसफर सेकेंड अकाउंट में करनी है। वो सेकेंड अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो थोड़ा सा बड़ा अकाउंट है, तो उसके लिए हमें थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अराउंड अमाउंट, अब उसमें क्या लिखोगे, एक साइड पे डेबिट लिख दोगे, सेकेंड साइड पे क्या लिख दोगे, क्रेडिट लिख दोगे। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका अकाउंट बनता है वो कब बनता है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता था तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन, उसके बाद आप डेट लिखते थे। इसमें कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पीरियड एंडिंग ऑन। ओके, तो ये यहाँ पे ईयर आ जाएगा और यहाँ पे जिसका भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अब जो आपका मटेरियल रेडी हो गया, पर उसको क्या करोगे, रखे थोड़ी रखोगे, उसको सेल करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूट के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, या तो फिर इसको अच्छे से रखने के लिए, या तो फिर उसमें ऑडिट फी, या तो फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी, वो सब मार्केटिंग रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगे। तो इसमें चार मेजर हेड है जो आपको याद करने हैं, कौन कौन से, पहला आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेकंड आएगा आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, थर्ड आपका आ जाएगा फाइनेंशियल एक्सपेंस, और चौथा आपका कौन सा आएगा, अदर एक्सपेंसेस और दी लॉस। चार एक्सपेंसेस याद करने हैं, कौन कौन से, पहला आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेकंड आएगा आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, थर्ड आपका आ जाएगा फाइनेंशियल एक्सपेंस, एंड फोर्थ कौन सा आएगा, अदर एक्सपेंसेस और लॉसेस। ओके, तो चलो, तो अब सबसे पहले जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस था, अगर वो डेबिट साइड पे था तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड पे था या तो फिर डेबिट साइड में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट वाले साइड पे, मतलब कि यहां पे क्रेडिट साइड पे सारी चीजें दिखते हैं। अब डेबिट साइड पे आपको याद रखना हो तो याद रख लो, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस ही आएंगे। क्या आएगा, सारे के सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कौन सी साइड पे आ जाएंगे, डेबिट साइड पे। और जो भी इनकम है वो कौन सी साइड पे आ जाएगी, वो आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। दैट मींस ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑल द एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी डेबिटेड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, तो ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपको पता चल गया। चलो, अब इनकम है तो इनकम कौन कौन सी आएगी, पहला आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हम कहाँ पे गुड्स लेने गए और उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। सेकंड आएगा रेंट रिसीव्ड, अगर हमने किसी को रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी है और उसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है तो वो भी आपका एक बेनिफिट हुआ, इनकम हुई।
फिर आएगा कमीशन रिसीव्ड। कोई एक सेलिंग कर रहे हो या तो फिर कुछ बेच रहे हो या तो फिर कहां से भी उस पे आपको कमीशन मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड, दैट इज योर इनकम फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट वन दैट इज ब्रोकरेज रिसीव्ड। अगर दो पार्टी के बीच में आपने एज अ ब्रोकर और या तो फिर इंटरमीडिएट काम किया है और उसके ऊपर आपको जो भी ब्रोकरेज मिलता है तो उस पे क्या बोलेंगे, वो भी आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। तो वो भी कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। चलो उसके बाद क्या आता है, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड। किसी के कंसाइनमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे आपने जो भेजा है उसके ऊपर आपको जो कमीशन मिल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड। देन द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव डन or on that whatever amount as a interest you are receiving that is considered as your income। ओके तो ये यहां पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लैंड, मतलब आपने किसी को लोन दी है, फॉर एग्जांपल माय नेम इज प्रतीक, सो प्रतीक हैज गिवन लोन टू समवन। कोई एक आदमी को आपने लोन दी है और उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो जो इंटरेस्ट आएगा वो कहां पे आ जाएगा, बिकॉज दैट इज इनकम फॉर द बिजनेस, तो वो आ जाएगा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अब आप कोई भी एक एसेट्स है जो आप सेल कर रहे हो मार्केट में और उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। अब बैड डेट रिटर्न वो रह गया था तो उसे ले लेते हैं, बैड डेट रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोच लिया था कि ये जो मेरा कस्टमर है ये पैसे देने वाला नहीं है, उसके लिए आपने प्रोविजन की और इसको कंसीडर कर दिया बैड डेट, पर वो अगर आपको वापिस आके 2 साल बाद या 3 साल बाद आके आपको पैसे देता है तो उसे क्या कंसीडर कर दिया जाएगा, इनकम कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे हमने क्या किया होगा, माइनस किया होगा, एक्सपेंसेस के साइड पे लिखा हुआ होगा। तो वो चीज हम आगे देखते हैं। चलो आगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जैसे कि आप न्यूज़पेपर बिजनेस में मंगाते हो और उसके बेचते हो, जैसे कि स्क्रैप बेचा, ओके तो ये चीज भी यहाँ पे चली आएगी। नेक्स्ट वन दैट इज इनकम फ्रॉम स्क्रैप। अब कई बार क्या होती है कि स्क्रैप की जो वैल्यू होती है, समझो कि 1,000 रुपए का स्क्रैप था, तो स्क्रैप अगर आप सोल्ड करते हो तो वो तो कहां पे आ जाएगा, इफ इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन तो वो सीधा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। पर 1,000 का जो स्क्रैप था हमने 1,500 में बेचा, तो 1,000 का तो आपको लिखना है कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है, पर जो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर जो आपको इनकम हुई वो आप कहां पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। क्लियर। नेक्स्ट वन दैट इज सन्ड्री इनकम। इसके अलावा जो भी आपकी इनकम हो रही है वो आप लिख दोगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ये आपको पता चला। अब हम जाते हैं कहां पे, डेबिट साइड पे। अब डेबिट साइड में देखो, डेबिट साइड को आपको याद रखनी है कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। वन दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, second is sales and distribution expense, third one that is your financial expense and fourth is other expenses or the losses। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कौन कौन से आएंगे, पहले आ जाएगा आपका ऑल ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, गुड्स को ट्रेड करने के लिए जो भी आपका एक्सपेंस होता है, ओके मतलब एक जगह पे दूसरी जगह पे आप जो भी पहुंचा रहे हो एक भी गुड्स, तो उसके लिए आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे करने हैं वो यहाँ पे आएंगे। देन सैलरी, अलाउंसेस, बोनसेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड द कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। These all are considered as your administrative expense। अब इसमें से आपको कौन कौन सी मोटी मोटी चीजें याद रखनी है वो देख लो। देखो सैलरी और वेजेस दो चीजों में डिफरेंस है। वेजेस किसको पे किया जाता है, वेजेस पे करते हैं हम मजूर को। मजूर को क्यों, मजूर मतलब कौन, जो चीजें फिजिकली वर्क करके आपको कुछ कमा के देता है। फिजिकली मतलब अगर आपने गेहूं किए तो गेहूं को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी बोरी रखेगा, वो फिजिकल वर्क हुआ, तो उसके लिए हम पे करेंगे वेजेस। पर उस जो गेहूं की बोरी थी उसके ऊपर आपने जो स्टिकर्स लगाए या तो ये सारी चीजें लगाई, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किया, मतलब कि जैसे टोटल 5,000 बोरीज थी तो उसका जो टोटलिंग करना था, ये सारी चीजों का काम किसका है, ये सैलराइड पर्सन का काम है, तो वो उसके ऊपर आपको सैलरी दी जाएगी। नॉर्मली द वेजेस आर पेड फॉर द फिजिकल सर्विसेज एंड द सैलरी
आर पेड फॉर दी मेंटल सर्विसेज। मेंटल मतलब दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, सैलरी ऐसे नहीं मिलती। देन दी अलाउंसेस विच वी आर पेइंग, जो भी अलाउंसेस हम पे करते हैं तो वो सारे क्या आ जाएंगे आपके एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस चले जाएंगे। फिर देखो इसमें एक ध्यान रखने की जरूरत है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा हुआ, ये बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ। जैसे कि मेरी एक फर्म है तो वो फर्म के लिए मैं जो इंश्योरेंस ले रहा हूं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आपने कोई रेंट पे किया है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जहां पे आप काम करते हो तो वो कहां पे आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा। पर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है और उसका भी आपको रेंट देना पड़ रहा है तो वो आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। नेक्स्ट वन दैट इज टैक्सेस, इसके ऊपर जो भी आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है वो आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट वन दैट इज पोस्टेज एक्सपेंस, आप जो भी आपकी जो टपाल है एक जगह से दूसरी जगह पे तार या चिट्ठी भेज रहे हो तो वो पोस्टेज का एक्सपेंस भी यहाँ पे आएगा। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, जो भी लीगल चार्जेस होते हैं कि एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अपडेटेड और उसके अंदर आपको लीगली इतने पे करने हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आएगा ऑडिट फी। अब ये ऑडिट कौन करता है, या तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा या तो फिर वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा। तो वो अगर आपसे पैसे ले रहा है तो वो कहां पे आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अब इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपकी खर्च हुई मतलब पूरा प्रोडक्शन हुआ वो तो आपने वहां पे ले ली थी ट्रेडिंग में, पर जो आप जहां पे आप बैठे हो, जो सेल कर रहे हो, और वो एरिया का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किस में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। अब ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट किसका होगा, जो भी वर्कर्स या तो फिर सैलराइज पर्सन आपके पास काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो एक एक्सपेंस हो गया, तो उसमें जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो कहां पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अब देखो सबसे पहला कौन सा वाला है, कैरेट आउटवर्ड, जो मैंने प्रीवियस में आपको समझाया। क्या होता है, आपने अपना जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा है या तो फिर सेल्स किया है, तो उसके अंदर जो गाड़ी का भाड़ा लगता है आपको उसे बोला जाएगा कैरेज आउटवर्ड। दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड विद दिस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपने सेल किया, आपने एक गुड्स को दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका खर्चा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट आएगा। पर अगर आपने जो गुड्स है वो गुड्स का कैरेज इनवर्ड कब आएगा, जब आपने वो प्रोडक्शन किया होगा और कहीं से मंगवाया होगा, तो ये इन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स आउट हो गए। नेक्स्ट वन दैट इज सेल्समैन सैलरी। अब अगर कोई सेल्समैन आपके यहाँ पे काम कर रहा है और अच्छा सा सेलिंग कर रहा हो तो उसके आप कमीशन देंगे, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इट इज रिलेटेड विद दी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो एक चीज में ध्यान रखना है, अगर सैलरी पूछे तो कहां पे डालोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, पर सेल्समैन की सैलरी पूछे तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालोगे। ओके। देन दी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो भी एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के लिए कर रहे हो वो। डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है। ओके। देन डिस्काउंट रिजर्व, अगर आप डिस्काउंट देने के लिए फंड या तो फिर रिजर्व क्रिएट कर रहे हो बिजनेस में, वो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस में डेबिट आ जाएगा। ओके। देन एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम, आपने शोरूम बनाया उसमें जो भी एक्सपेंस होता है वो। गोडाउन एक्सपेंसेस एंड पैकेजिंग, ये आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंस। अब ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर आपके पार्टनर ने आपको लोन दी है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना करना है, 6% तो करना ही है, एज पर विच एक्ट, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके। देन द इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि आपने ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, आपकी एक जो लिमिट होती है वो लिमिट से ज्यादा अगर आप विड्रॉ करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 5000 रुपीज थे, पर मैंने एक पार्टी को चेक दे दिया 7000 रुपीज का, अब मेरा तो चेक बाउंस हो जाएगा। पर अगर आप रूटीन कस्टमर हो और अगर आपकी एक क्रेडिट बैंक में अच्छी है तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। मतलब कि 5000 तो आपके क्लियर हो जाएंगे प्लस 2000 भी क्लियर हो जाएगा, पर जो
ओवरड्राफ्ट आपने लिया 2000 रुपए का डिफरेंस का, 7000 की जगह पे 2000 का, तो वो 2000 पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। तो अगर आपकी ऐसा कोई चेक लगा और यहाँ से चला जा रहा है और आप क्लियर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो और उसके ऊपर जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलती है दैट विल बी कंसिडर एज ए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, जैसे कि आपने कोई लोन ली है पार्टनर के सिवा किसी से, उस पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे आएगा। देन बैंक चार्जेस, कमीशन एंड मैनेजर्स कमीशन, बैंक के जो चार्ज लगते हैं आपको, बैंक के जो कमीशंस लगते हैं, या तो फिर मैनेजर कोई स्पेसिफिक कमीशन मांगता है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। कौन से हेड के अंडर आ जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंडर आ जाएगा। चलो अब अदर में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, जो भी बाकी रहे वो यहाँ पे डाल दो। पहला आ गया डोनेशन, आपने किसी को डोनेशन में गुड्स दिया या तो फिर डोनेशन में कोई अमाउंट दे दी, तो ये यहाँ पे लिख दोगे बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस और द लॉस फॉर द बिजनेस। देन ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड डेफ रिजर्व एंड बैड डेफ रिजर्व। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि ये टीबी लिखा हुआ है, टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में दी होगी वो, और यहाँ पे ये जो एडीजे लिखा है उसका मतलब क्या हुआ, जो एडजस्टमेंट में दी होगी वो। मैं इसकी जगह के बच्चों से क्या करवाता हूँ, ओल्ड न्यू वाला लिखवाता हूँ। अब देखो याद क्या करना है, बैड डेफ ओल्ड, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस, बैड डेफ न्यू, न्यू मतलब कौन सी, एडजस्टमेंट वाली, प्लस बैड डेफ रिजर्व न्यू, न्यू मतलब कौन सी, एडजस्टमेंट वाली, मतलब जो नीचे आपको एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट 5 या 6 देते हैं ना उसमें से कोई हो तो, और उसमें से लेस क्या करेंगे, बैड डेफ रिजर्व टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस वाली, मतलब ओल्ड न्यू, सॉरी ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड, ऐसे याद करना है। बैड डेफ ओल्ड प्लस बैड डेफ न्यू प्लस बैड डेफ रिजर्व न्यू माइनस बैड डेफ रिजर्व ओल्ड, उसका जो भी आंसर आएगा वो आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में ले आओगे। नेक्स्ट लॉस ऑन और लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट या फिर सेल ऑफ असेट्स, ये तीनों चीजों की वजह से अगर आपको लॉस हो रहा है बिजनेस में तो सिंपल है, एक्सपेंसेस और लॉस का ही टाइटल है तो यहाँ पे ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर के लिए प्रोविजन करते हैं कि इतना हमको शायद एक्सपेंस होगा या तो फिर इतना लॉस हो सकता है, या तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी करते हैं कि इतना टैक्स आने वाला है, पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब क्या करोगे, टोटल करोगे, टोटल करो, जो साइड का कम है उसका माइनस करो, अगर क्रेडिट साइड पे टोटल आपका ज्यादा आ रहा है तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कहाँ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो और यहाँ पे अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो क्या होगा, लॉस होगा, ये भी आप ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर, यहां तक आपको आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है जो डिफरेंस देता है एक सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट का और एक पार्टनरशिप फर्म का, बराबर। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में 3 ही अकाउंट बनाने थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें ये 3 तो बनाए हैं प्लस उसके सिवा 2 आएंगे एक्स्ट्रा। ओके तो स्टार्ट करते हैं, इसका भी स्पेसिमेन देखो, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आप बना दोगे, पर यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईयर, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी नाम है पार्टी का वो लिख दो। चलो नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस का तो वो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, नेट लॉस आया तो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें याद रखनी है या तो फिर आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले देखो तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आपको क्या याद रखना है, बिजनेस के लिए जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी। सबसे पहला देखो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, अब ये क्या है, एक चीज समझ लो, पार्टनर और बिजनेस दोनों चीजें अलग अलग है। ओके तो ये दोनों चीजों को कंबाइन मत करना, जैसे कि मेरी एक फर्म है और हम 2 पार्टनर हैं, माय नेम इज ए एंड सेकंड नेम इज बी, हम लोगों ने दोनों ने 10-10 हजार रुपए बिजनेस से लिए, तो अब
हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो तो बिजनेस के लिए तो बेनिफिट ही है ना, वो तो इनकम है। तो अगर वो इनकम है तो कहां पे लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, ए बी का टोटल करके क्या ले आओगे, बाहर ले आओगे। ओके, देन डेबिट साइड पे वैसे ही कौन सी चीज आएगी, अगर आपने कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर्स को दिया है दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। चलो उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आपको सम में दिया होगा, अगर वो है तो यहां पे लिखो। अगर क्रेडिट बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देना है तो वो कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड पे। मतलब डेबिट साइड के बैलेंस पे करंट अकाउंट में लिखना है तो क्रेडिट में लिखो, और क्रेडिट साइड पे जो करंट अकाउंट का बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है तो वो कहां पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। फिर नेक्स्ट आएगा वो यहां पे आपको ध्यान देना है, वो क्या है, या तो फिर आप देते हो सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर्स। अब इसमें क्या आया, इसमें सेल्समैन का नहीं आया, सैलरी नहीं आई, वेजेस नहीं आया। ये किसकी सैलरी और वेजेस की बात हो रही है, ये पार्टनर के रिलेटेड बात है। मतलब ए और बी पार्टनर्स हैं तो ए को कुछ सैलरी दिया, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टनर्स हैं तो वो क्या ले जाएंगे, प्रॉफिट ले जाएंगे। उसके अलावा प्रॉफिट के साथ आप क्या दे रहे हो, उसको सैलरी भी दे रहे हो। तो वो सैलरी कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगी। ये आपके प्रॉफिट में से इतनी रकम कम कर देगा, इसीलिए। देन bonuses, commission, remuneration to the partners, any kind of expenses which are related with the partners, which are given to the partners, then it will be debited in P&L appropriation account। क्लियर, ये यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट आएगा एक आपका जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व मतलब क्या, कोई भी एक फंड में ऐसा बोला है कि आपको इतनी जनरल रिजर्व क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, उतनी क्रिएट करोगे। उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट आएंगे, वो हम देखेंगे एग्जांपल्स में। अभी उतना ब्रीफ में सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो, टोटल करना है, टोटल करोगे उसके बाद आपको मिलेगा क्या, टू दी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहां से ही आपको पता चल गया, या तो फिर आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, या तो फिर आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। क्लियर, या तो कैपिटल अकाउंट बनाओ या तो फिर करंट अकाउंट बनाओ। ओके, तो अगर इस साइड पे टोटल ज्यादा आया तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इस साइड पे अगर टोटल आपका ज्यादा हो रहा है, मतलब डेबिट साइड पे, तो आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। दिस विल बी नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस। मतलब ये लॉस है, ये अमॉन्ग दिस टू पार्टनर्स इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। ये दो पार्टनरों के बीच में इतना जो भी प्रॉफिट आया वो क्या होगा, सेल होगा, या तो फिर शेयर होगा, या तो फिर लॉस आया तो वो भी शेयर होने वाला है। ये अकाउंट तीसरा अकाउंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन नंबर फोर्थ अकाउंट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें तो इतनी ही चीजें हैं, इतनी ही बातें हैं जो यहाँ पे आएगी, आपको बहुत इजी है ये याद रखना। फर्स्ट वन दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। अब ये ओपनिंग कैपिटल किसकी है, पार्टनर्स की है। दैट मीन्स पार्टनर ए जो कैपिटल लाया वो, और पार्टनर बी जो कैपिटल लाया वो। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज ऑन दी क्रेडिट साइड इटसेल्फ। क्रेडिट साइड पे देखो, अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर ला रहा है, मतलब ए और बी पार्टनर है फर्म में, और उसने नई 10,000 रुपीज दोनों ने कैपिटल लाई, तो वो कहां पे लिखोगे, बिकॉज इट्स इनकम फॉर द बिजनेस, तो क्रेडिट साइड पे ही आएगी, क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। चलो डेबिट देखो, अगर पार्टनर विड्रॉ करता है कैपिटल को, वो तो वो कहां पे आ जाएगी, ऑलवेज इट विल बी डेबिटेड, क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया, आपकी जो कैपिटल थी वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी। और लास्ट इसका हमेशा क्या आ जाएगा, इस साइड का ही बैलेंस आने वाला है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां पे डायरेक्ट डाल दोगे आप, दिस क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस विल बी डायरेक्टली सबमिटेड इन बैलेंस शीट। ओके, अब ये देखो करंट अकाउंट, अब ये कब बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्रेडिट बैलेंस आया तो यहाँ पे लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे प्रीवियस था तो इंटरेस्ट पे करना था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है, मतलब ये वाला जो बैलेंस है उसके ऊपर ऐसा बोला है कि इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पे लिख दोगे। देन सैलरी, बोनसेस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें जो
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे थी, वो कहाँ पे आ गई, क्रेडिट साइड पे आ गई। और वो जो क्रेडिट वाली चीजें थी वो कौन सी साइड आ गई आपकी, देखो डेबिट साइड पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन तो चलो छोड़ो, उसके बाद है जो ये देखो ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड डिविजिबल लॉसेस। फाइनली द टोटल विच हैज द हायर टोटल, अगर यहाँ पे आपका टोटल ज्यादा आ रहा है तो क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। और अगर यहाँ पे आपका टोटल ज्यादा है तो इसे कौन सा बोला जाएगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। दिस विल बी ट्रांसफर टू दी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आ जाओ, लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसका ही तो टोटल है जो हमको मैच करना है। ओके चलो स्पेसिमेन देखो इसका, बैलेंस शीट एज एट, ओके अब ये जो है ना प्रीवियस साले थे ना जो, ये देख लो एंडिंग ऑन, ये सब में क्या होता था, ईयर एंडिंग पे बनता था। पर ये जो बैलेंस शीट बनती है ना ये एज ऑन दी डेट बनती है, मतलब स्पेसिफिक ऑन दी 31st ऑफ मार्च ही बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर होगी। वहीं पे आपको क्या करना है, उसी टाइम को आपको पता चलेगा कि टोटल हमने कितना प्रॉफिट किया है, या तो फिर हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएगी। अब ये एग्जाम्पल में बैलेंस शीट तो सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि आपको दो ही चीज याद रखनी है। पहला तो जो आपकी कैपिटल थी वो फिक्स कैपिटल वो यहाँ पे लाके रख दो, करंट अकाउंट की जो क्रेडिट बैलेंस थी वो यहाँ पे लाके रख दो, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे रख दोगे। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे बैलेंस शीट, सेम टू सेम यहीं पे है, छाप दो, कुछ है नहीं। देखो नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, दो डिवीजन आएंगे। नॉन करंट असेट्स में पहला कौन सा आएगा, फिक्स असेट। फिक्स में दो पार्ट है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल में कौन कौन सी आएंगी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, मशीनरी, व्हीकल्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें टेंजिबल में आएंगी। टेंजिबल दैट मीन्स द असेट्स विच यू कैन टच, विच यू कैन फील, जिसको आप छू सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो वो। नाउ इनटेंजिबल मतलब क्या है, तो इनटेंजिबल में चार ही चीज आएगी, याद रख लो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। कौन कौन सी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल, ये चारों चीजें कौन सी आ जाएगी, इनटेंजिबल। नेक्स्ट वन दैट इज इन्वेस्टमेंट, आपने कोई चीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो यहाँ पे आएगा। अब इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो ये जो प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट था ना वो एक और जगह पे रिपीट होता था, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ था, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मतलब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई इट्स योर एक्सपेंस। मतलब उसी वजह से वो कहां पे थी, डेबिट साइड पे थी, क्योंकि आप जो आपके सैलराइड पर्सन है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो प्रोविडेंट फंड का। पर ये तो आपने क्या किया है, आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपकी एसेट्स हो गई। देन अदर नॉन करंट असेट्स, अब नॉन करंट असेट्स में कौन कौन ये आएगी, पहला आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट्स। ओके क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के साथ कौन सा आ जाएगा, डेटर्स, कैश, बैंक, एनी इनकम विच इज ड्यू, जो जो इनकम हमको लेनी बाकी है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। लॉन, लॉन लेंड मतलब आपने किसी ने को लोन दी है तो वो भी आपकी करंट असेट्स है। एंड बिल्स रिसीवेबल मतलब आपको बिल्स इतने लेने हैं किसी के पास से। एंड दी प्रीपेड एक्सपेंसेस, व्हाट एवर एक्सपेंसेस यू हैव पेड इन एडवांस, जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, असेट साइड पे आ जाएगा। चलो अब आ जाओ आप लायबिलिटीज एंड दी कैपिटल साइड। अब यहाँ पे तीन चीजें याद रखो, रिजर्व्स, तो तीन टाइप की रिजर्व होती है, एक होती है आपकी जनरल रिजर्व, एक होती है कैपिटल रिजर्व, एक होती है अदर रिजर्व्स। ऑल थ्री विल कम ओवर हियर। देन नॉन करंट एंड करंट, नॉन करंट में कौन कौन सी आएगी, आपने कोई भी इंस्टीट्यूशन से लोन ली है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो नॉन करंट दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर, ये सारी चीजें मोर देन 1 ईयर होती है। करंट में कौन सी होती है, लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम ड्यूरेशन के लिए होती है। तो चलो ये समझ लो। लोन फ्रॉम बैंक, आपने किसी से लोन ली है। देन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स लोन, all the loans will come over here, all the liabilities which are more for more than 1 year, then it will come on this side। अब यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे कि मैंने अपने फ्रेंड्स से 7 महीने के लिए लोन ली है, तो वो कहाँ पे आएगा, तो वो आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटी में। क्यों,
क्यों करंट लायबिलिटी में आएगा? बिकॉज इट इज फॉर लेस देन 12 मंथ्स, याद रखना। चलो, करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आती है? पहला आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि आपने किसी से बैंक ओवरड्राफ्ट लिया तो वो, जिससे से मतलब बैंक से। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एक्सपेंसेस विच आर आउटस्टैंडिंग, मतलब हमको पे करने बाकी है। देन ऑल द इनकम विच वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, किसी को रेंट देना था उसने एडवांस में दे दिया, दैट इज अवर लायबिलिटी। अल्टीमेटली नेक्स्ट मंथ उसको वो क्रेडिट करके देना पड़ेगा। देन टैक्सेशन प्रोविजन, अब टैक्सेशन प्रोविजन मतलब क्या? जैसे कि आपका एक ईयर एंड होता है, वो कब होता है? 31 मार्च को, पर आप उस पर टैक्स कब पे करते हो? इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई या तो फिर अगस्त में पे करते हो। तो आप एक एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड वैल्यू निकाल देते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? टैक्सेशन प्रोविजन। कि मैंने इतना सेल किया है तो उसके ऊपर इतना टैक्स आ सकता है। ओके, 10 या 15 हजार प्रीवियस ईयर में दिया था, तो आप इस बार भी एक्सपेक्ट ऐसा ही करोगे कि आज इस बार 12 से 17 हजार के बीच में टैक्स आने वाला है। क्लियर हो गया? तो इसे बोला जाएगा टैक्सेशन प्रोविजन। द नेक्स्ट वन दैट इज प्रोविडेंट फंड। अब ये वाला प्रोविडेंट फंड कौन सा है? ये जो आपके सैलराइड पर्सन था उसका जो प्रोविडेंट है, जो जिसने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, ये आपको उसको रिटर्न पे करना है, तो ये कहां पे आ जाएगा? करंट लायबिलिटी साइड। एंड दी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर है उसके ऊपर आपको लोन के रिटर्न देने हैं पैसे, तो वो भी चीज यहाँ पे आएगी। तो आज हमने क्या देखा? पहले से मैं रिफर करवा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से करो, पहले से आखिर तक देखो, तभी पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, 6 टाइप के अकाउंट्स आएंगे: ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल या तो फिर पार्टनर्स करंट, ये दोनों में से एक, और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने पूरा देखा, इसमें कौन कौन से एक्सपेंस आने वाले हैं? ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड विद द परचेज एंड ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, दिस ओनली टू विल बी कवर्ड ओवर हियर। देन प्रॉफिट एंड लॉस में 4 चीजें याद रखनी, कौन सी? ऑल इनकम विल बी क्रेडिटेड, पहले सारी इनकम क्रेडिट में डाल दो, सारे एक्सपेंसेस डेबिट में। अब डेबिट में 4 टाइटल है, उसके अंदर ही आपको डालने हैं। एक आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एक आएगा आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एक आएगा आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस, और एक आ जाएगा आपका अदर एक्सपेंसेस और दी लॉसेस। ये सारी चीजें यहाँ पे डालो। चलो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ऑल द इनकम्स विल बी विच साइड? क्रेडिट साइड, सारी इनकम क्रेडिट में, सारी एक्सपेंसेस डेबिट में। पर ये चीजें किसके रिलेटेड होगी? दिस इज ओनली रिलेटेड विद दी पार्टनर्स, पार्टनर के रिलेटेड होगी, तभी यहां पे आएगी। चलो नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें 2 ही चीज याद रखनी है, एक तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस, वो आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे लग दोगे, और कौन सी? अगर एडिशनल लाता है तो यहाँ पे डालो कैपिटल, अगर ले जाता है कैपिटल तो यहाँ पे डालो, और उसका क्लोजिंग नेक्स्ट अकाउंट में फॉरवर्ड करो। करंट अकाउंट में फिर वही, पर इसमें क्या होगा? पूरा उल्टा हो जाएगा, तो सारे ड्रॉइंग एक्सपेंसेस और वो सब यहाँ पे, ओके, और ये साइड कौन सी आ जाएगी? एक्सपेंसेस साइड आ जाएगी, ठीक है। सैलरी, बोनस, कमीशन, ये मैंने डिटेल में आपको करवाया है। एंड द लास्ट वन दैट इज योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारे टाइटल अच्छे से पढ़ लो, स्पेसिमेन को ठीक से देखो, कोई भी डाउट हो क्वेरी रेज करो। एक वीडियो देखने से अच्छे से नहीं आएगा, वॉच दिस वीडियो फॉर 2 टाइम्स, ओके। 2 बार देखो, 11 मार्क का सवाल है, 11 मार्क ऐसे नहीं जाने दे सकते, समझ रहे हो? 11 मार्क मतलब ऐसे 2 एग्जाम में निकल गए, 11-11 के 2, तो 22 मार्क आपके आ गए, 25 पे तो वैसे ही पास हो जाने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो, तो इसके हिसाब से काम करोगे, अच्छे मार्क्स आपके सिंपली आ जाएंगे, ओके। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। 2 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3। सेम वे इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर अपलोड किए हैं। 1 महीने के या 2 महीने के ड्यूरेशन में हमने इतना स्टडी तो कर लिया है, ऐसे 3 महीने और मिल गए तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। सो ट्राई करो कि आप डेली रूटीन बेसिस में मॉर्निंग में उठ के एक बार चैनल को देखोगे, चैनल में कौन कौन सी चीजें अपलोड करी है वो देखोगे, आपके रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरा देखना है। एक बार चालू किया फिर बंद कर दिया, फिर खाने गए, फिर से स्टार्ट किया, ये चीजें मत करो।
इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन और आएगा और आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी भी नहीं होगी। अब इसके बाद जो कल का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं आपको जो जो एडजस्टमेंट आने वाले हैं, जैसे कि क्लोजिंग अकाउंट है तो क्लोजिंग स्टॉक का आपका जो भी अकाउंट होगा तो उसमें फिर से आपको देखना है कि बुक वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है तो कौन सी लेनी है। ये सारे कंसेप्ट्स मैं कल सिखाने वाला हूँ। कल का वीडियो तो खास देखना, भूलना ही मत। सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो यहाँ पे आज हमने इतनी बातें की। दिस इज रिलेटेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, and if you have liked this particular session, please like, share and subscribe to the channel Commerce by Pratik Majmudar. Press the bell icon to get notified whenever I am going to upload a new video for accounts or economics. You will get the notification. तो ये क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब पे क्लिक करो और उसके साथ में क्या करो, बेल आइकॉन भी दबा दो। तो आपको कोई भी नई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ट्राई करो कि ये चीज़ें मैक्सिमम शेयर हो स्टूडेंट्स के बीच में। एंड आई एम अपलोडिंग द वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 11th and 12th कॉमर्स फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। If you have any query after watching this session, please mention that in comment section. अगर मेंशन किया है तो उसके रिलेटेड क्वेरी का सॉल्यूशन नेक्स्ट में मिल जाएगा। अगर मेंशन ही नहीं करोगे तो लास्ट तक यही क्वेरी आपके मगज में रहने वाली है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।